हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। हम आज से करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और हर वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आज नहीं पूछूंगी, नेक्स्ट वीडियो से पूछना शुरू करूंगी और हर बार जो क्वेश्चन होगा वो पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हमारा सबसे पहले न्यूज़ है दैट इज रिसेंटली डिजिटल हेल्थ समिट एक हुआ है 2023। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने किया गोवा में। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 जो है वो किसने किया ऑर्गेनाइज, CII ने, या फिर डिजिटल हेल्थ समिट 2023 CII ने ऑर्गेनाइज किया। ये कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? गोवा में, राइट। अब देखिए डिजिटल हेल्थ केयर है क्या? डिजिटल हेल्थ केयर इज अ सिस्टम ऑफ मेडिकल केयर डिलीवरी दैट यूजेस एरिया ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो सिंपल सा नाम है डिजिटल और हेल्थ। हेल्थ जो है उसको अपने हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा इंक्रीज करना, लोगों को और ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना डिजिटली। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को और ज़्यादा सर्विसेज और सहूलियत देना, दैट इज डिजिटल हेल्थ समिट। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो मेडिकल केयर डिलीवरी है या सर्विस है थ्रू बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक क्वालिटी मेडिकल केयर सर्विसेज एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल। एक्सेसिबल होता है कि लोगों तक पहुंचे, अफोर्डेबल होता है ताकि लोग उसे अफोर्ड कर सके, वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, और सस्टेनेबल होता है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी जिससे हमारे इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब नहीं हो रहा, ताकि आने वाली जनरेशन जो हैं उनके लिए भी ये प्लैनेट सेफ, सुरक्षित रहे। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल, है ना। अगर हम सारे रिसोर्सेज आज ही खत्म कर देंगे तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेंगी? उसे नॉन सस्टेनेबल कहते हैं, अगर हम सारे रिसोर्सेज अभी खत्म कर दें और आने वाली जनरेशन के लिए ना रहे। फाइन, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल हेल्थ इनोवेशन क्या है, ये सब इस समिट में डिस्कस हुआ। हाउ दे कैन एम्पावर पोटेंशियल मेडिसिन इंक्लूडिंग 3D प्रिंटिंग, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस, रोबोट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोमिक्स। देखो क्या होता है ना, बहुत बार तो यही पता नहीं चलता है लोगों को कि उनको बीमारी क्या है, और जब तक उनका डायग्नोज होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और तब तक पर्सन जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। तो हम क्या चाहते हैं, पॉइंट ऑफ केयर जो है डायग्नोसिस का सबसे पहले बहुत एक्यूरेट हो। डायग्नोसिस एक्यूरेसी के साथ होगी तो फिर उसका क्योर, उसका जो आगे इलाज है वो भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, हेल्थ टेक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमारी जो अगली रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें हेल्थ टेक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ग्लोबल स्ट्रैटेजी ली है, वो WHO ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ अडॉप्टेड इन 2020। ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में उन्होंने जो है वो अडॉप्ट की थी। क्लियर? तो यहाँ से जो मेन करक्स है इस न्यूज़ का वो ये है कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ पे हुआ? गोवा में। किसने ऑर्गेनाइज किया? CII ने किया। डिजिटल हेल्थ केयर होता क्या है? हेल्थ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को एक्सेसिबल करना, अफोर्डेबल करना, सस्टेनेबल तरीके से उनके तक पहुँचाना बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है, थ्रू फोन लेना है या थ्रू जूम वीडियो लेना है या गूगल मीट से लेना है, तो इस तरह से आप घर बैठे डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हो, है ना। या फिर आप कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो पुणे में बैठा है और आपको चंडीगढ़ में बैठे बैठे या पंजाब में बैठे बैठे उसको कंसल्ट करना है, तो आप स्पेशली जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो, पैसा लगाओ, उससे बेटर है कि आप डिजिटली कंसल्ट कर सको, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक एग्जाम्पल है डिजिटल हेल्थ केयर का, राइट। और ऐसा भी हो सकता है दूर दराज के एरिया में कुछ लोग बैठे हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहा है, उनके लिए तो कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, ड्रोन की डिलीवरी से मेडिसिन अगर कहीं पे पहुँच जाए तो वो कितना आसान हो जाएगा, इमेजिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम में आती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट mangrove pita bird census was conducted in 2 coastal districts of Odisha, केंद्रपाड़ा एंड जगत सिंहपुर। ठीक है, तो उड़ीसा की इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या हुआ है? सेंसस यानी गणना हुई है। किसकी हुई है? मैंग्रोव पीटा बर्ड की। ऐसा दिखता है मैंग्रोव पीटा बर्ड,
है ना। अब मैंग्रोव से पता चल रहा है कि ये ऐसे ये जो पीटा बर्ड है, ये जो बर्ड है, ये ऐसे एरिया में रहता होगा जहाँ पे मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। और मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्टी पानी में होती हैं और सर्वाइव कर जाती हैं। खास ज़्यादातर क्या होता है, नमकीन पानी में पौधा सर्वाइव नहीं करता, लेकिन मैंग्रोव की खासियत ये है कि वो सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। तो ऑब्वियसली समुद्र के किनारे होंगे, क्योंकि समुद्र जो है उसका पानी खारा होता है। तो हमारी उड़ीसा, हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं, है ना। मैंग्रोव प्लांट्स क्या, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, राइट। सो व्हाट इज अ मैंग्रोव पीटा? ये बर्ड है। मैंग्रोव पीटा बर्ड जो है, जिसका साइंटिफिक नेम इज पीटा मैगरहाइंका, इज अ स्पीशीज ऑफ बर्ड। द मैंग्रोव पीटा बर्ड इज अ ग्राउंड फोरेजर। ग्राउंड फोरेजर एक एनिमल होता है दैट सर्चेस वाइडली फॉर फूड। बहुत दूर दूर तक जो है वो खाने की तलाश में जाता है। एंड द ट्री रेस्टर, रेस्ट कहाँ करता है? ट्री के ऊपर। दैट प्राइमरीली इनहैबिट्स कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। इनहैबिट्स मतलब उसका जो रहने की जगह है वो क्या है? कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। IUCN एक बॉडी है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसने इसे कैटेगराइज किया। IUCN जो है वो आपने बहुत बार सुना होगा, थ्रेटेंड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये IUCN है जो कैटेगराइज करती है स्पीशीज को, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। हैज कैटेगराइज्ड एंड इवैल्यूएटेड द स्पीशीज एंड हैज लिस्टेड, क्या कहा है उन्होंने इसे? नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है, मतलब जो थ्रेटेंड होने ही वाली है, राइट। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है ये बर्ड पाया जाता है, क्योंकि इन सभी एरिया में मैंग्रोव प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे ये बर्ड जो है वो मिलता है हमें। एंड दिस स्पीशीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंडिकेट करता है, अगर अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर किसी भी तरह का कूड़ा करकट डंप नहीं किया जा रहा, वो जो एरिया है वो साफ है, क्लीन है, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी कम है और उन जो फॉरेस्ट हैं उनकी हेल्थ अच्छी है। तो एक तरह से बायो इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट का, मैंग्रोव फॉरेस्ट का। जितने ज़्यादा पीटा बर्ड्स होंगे उतने ही बढ़िया हमारे मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो होंगे। लेकिन अगर ये कम हो रहे होंगे दैट मीन्स मैंग्रोव फॉरेस्ट की इंक्रोचमेंट हो रही होगी, वहाँ पे डंपिंग की जा रही होगी, या कुछ भी उनसे रिलेटेड ऐसा नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये हमारे इकोलॉजिकल, हमारे अर्थ के ऊपर हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में बहुत बहुत मदद करते हैं। अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो बहुत, देखो जो समुद्र की तरफ से जो लहरें आती हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स बहुत इनको रोकते हैं। दूसरा, जहाँ मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वहाँ दलदल वाला एरिया होता है, ये एक तरह से पानी को फिल्टर भी करते हैं अर्थ के अंदर। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं मैंग्रोव प्लांट्स के, राइट। तो आपने क्या याद रखना है, यहाँ से आपने क्या लेके जाना है कि रिसेंटली मैंग्रोव पीटा बर्ड का सेंसस हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं। रिसेंटली द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो आया है 2021-22 का, हैज़ बिन रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस मिनिस्ट्री ने जो है वो क्या निकाला है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, SEEI। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं वो किस तरह से पावर का यूज़ कर रही हैं या कितनी प्रोड्यूस कर रही हैं, सिंपली, है ना। सो व्हाट इज दिस इंडेक्स? ये क्या करता है? ये सबसे पहली बात तो इसको बनाता कौन है? सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाता है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैं आपको बता दूं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो बाय एक्ट, जो बाय लॉ बनाई जाती है। और लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, राइट। सेंटर में पार्लियामेंट बनाता है और स्टेट में स्टेट विधानसभा बनाती है, राइट। सो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्च 1, 2002 में ये बनाई गई थी, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अंडर विच एक्ट? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2008। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एक्ट के अंडर बनी हो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो BEE जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर बनी है, राइट। और यही जो है वो इस इंडेक्स को बनाती है। इट असेसेस द एनुअल प्रोग्रेस ऑफ स्टेट यूटीज इन एनर्जी एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंट तरीके से, मतलब ओवर कंजप्शन तो नहीं कर रहे, ओवर प्रोटेक्शन तो नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट को ख़राब तो नहीं कर रहे होंगे, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसको, क्लियर। आगे
Based on the progress and accomplishment of states in energy efficiency implementation, they have been classified into 4 categories. 4 कैटेगरीज में जो है वो स्टेट्स को इन्होंने कैटेगराइज किया है. फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर एंड एस्पिरेंट. ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो पंजाब है इट इज़ अचीवर. ठीक है, जो अचीव कर रहा है, और जो चंडीगढ़ है वो फास्ट रनर में वो आगे चल रहा है. ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है. क्या याद रखना है यहाँ से कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया रिसेंटली, जिसे बनाती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर. और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर बना है. पंजाब इसमें अचीवर है, चंडीगढ़ इसमें फास्ट रनर है. ठीक है, आगे चलते हैं. 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई है बाय टाइम्स मैगजीन. ठीक है, तो टाइम मैगजीन में जो है वो 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट आई है, जिसमें से दुनिया के बिजनेसमैन, सिंगर, प्रेसिडेंट, आर्टिस्ट, राइटर सब इंक्लूड किए हैं इन्होंने. और इंडिया से कौन कौन इंक्लूड किए हैं? इंडिया से 3 लोग इसमें जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं. एक्टर शाहरुख खान, ठीक है, देन डायरेक्टर एस राजामौली, पता होगा आपको, एंड देन राइटर सलमान रश्दी, जो कि ना सिर्फ इंडियन बट इंडियन अमेरिकन हैं. पहले इंडियन थे, अब ये इंडियन अमेरिकन है. ठीक है, अमेरिका में रहते हैं. सो इंडियन अमेरिकन जो राइटर हैं सलमान रश्दी, ये हैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 100, जिसमें 3 इंडियंस जो हैं वो टाइम मैगजीन ने डाले हैं, शाहरुख खान, एस राजामौली और सलमान रश्दी. क्लियर? अगली जो न्यूज़ है ना हमारी, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जीएसटी कलेक्शन जो है इंडिया की वो ग्रो की है. देखो जब जीएसटी आए थे ना तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, या सबको लगा था कि शायद ये सिस्टम चले ना चले पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमें लग रहा है कि शायद ये वर्क करना शुरू हो गया है. तो इसमें ग्रोथ आ रही है धीरे धीरे, और ये मिनिस्ट्री ने कहा है कि 13% इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स कंग्रेचुलेशन टू अस, क्योंकि जीएसटी पे कौन कर रहा है? हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा खरीदेंगे, उतना ज़्यादा जीएसटी सरकार को जाएगी. दैट मीन्स हमारी कंजम्पशन बढ़ी है. और कंजम्पशन बढ़ने का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ने का मतलब होता है हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा है. जहाँ दुनिया जो है वो स्लो डाउन और रिसेशन की तरफ जा रही है, भारत में कंजम्पशन बढ़ रही है. कंजम्पशन बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है तभी तो कंजम्पशन बढ़ रही है. कंजम्पशन बढ़ रही है तो जीएसटी बढ़ेगा. तो कितना बढ़ा? 13%, टू ओवर रुपीज 1.6 लाख करोड़ इन मार्च. इतना जो है वो मार्च में आया है. यहाँ पे देखो जीएसटी को 3 तरह से लिया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो अप्रॉक्स जो है हमारी कितनी है सीजीएसटी आई हुई? 29,546 करोड़. एसजीएसटी इतनी और आईजीएसटी इतनी. इतने ज़्यादा डिटेल फैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट लिखा है. और ये सेस है जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेती है. ठीक है, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, और ये आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है. ठीक है, ये इस तरह से होता है. जो सीजीएसटी होता है इट इज़ कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, पहले वैट हुआ करता था, आपको पता होगा कि वैट स्टेट जो है वो कलेक्ट करती थी, उसकी जगह अब एसजीएसटी आ गया है. एंड आईजीएसटी ऑल्सो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. और अब मैं कह दूँ, अब बता दूँ आपको कि 4th टाइम जो है जीएसटी कलेक्शन जो है वो हमारा 1.5 लाख करोड़ से जो है वो ऊपर गया है. जीएसटी कलेक्शन जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हमारी आई है अप्रॉक्स 18 लाख करोड़. दैट मीन्स 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर. किसी महीने में 1.5 लाख से कम आई है, किसी महीने में 1.5 लाख से ऊपर आई है. तो ऑन इन एवरेज लेके चलें तो 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर आती है एवरेज. और पूरे साल में जो हमारी टैक्स की कलेक्शन हुई है वो है 18 लाख करोड़, 18.10 लाख करोड़. तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई है ये. एंड अगेन मैंने आपको बताया कि अगर ग्रोथ हो रही है, जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है ना. दैट मीन्स गुड्स पे लगता है जब हम चीज़ें खरीदते हैं गुड्स, और सर्विसेज पे लगता है जब हम सर्विसेज लेते हैं. तो डेफिनेटली गुड्स और सर्विसेज हमने ज़्यादा ली होंगी, तभी तो ग्रोथ हुई है 13% की. और गुड्स एंड सर्विसेज जब हम ज़्यादा कंज्यूम कब करेंगे? जब हम अपना पैसा खर्च करेंगे. दैट मीन्स लोग पैसा खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, कंजम्पशन कर रहे हैं ज़्यादा. और जहाँ पर कंजम्पशन हो रही हो वहाँ दैट मीन्स डिमांड जनरेट हो रही है. और अगर डिमांड जनरेट हो रही है दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी. राइट? चलिए जी, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स. कल हम फिर से मिलेंगे विद न्यू करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.